Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, हम किस तरीके से वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था कम्युनिकेशन सिस्टम को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक था स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और दूसरा था लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। स्पेस कम्युनिकेशन वाले मेथड में अर्थ के अराउंड स्पेस को यूज किया जाता है और एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट ट्रांसमिटिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता। इसमें हमने चार मेथड्स देखे थे। पहला मेथड था ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, फिर स्पेस वेव प्रोपेगेशन, उसके बाद स्काई वेव प्रोपेगेशन और लास्ट में था सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम और स्टडी करेंगे स्पेस वेव प्रोपेगेशन वाले मेथड में, इस मेथड के बारे में। पिछली बार हमने देखा था इस मेथड में एक टॉल एंटीना लगाया जाता है और इस एंटीना को ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह यूज कर ग्राउंड पर अलग अलग रिसीविंग स्टेशंस तक वेव्स को भेजा जा सकता है। पर इसमें एक लिमिट थी कि इस टेंजेंशियल पॉइंट के अक्रॉस, इससे आगे हम सिग्नल्स को नहीं भेज सकते। तो हम देखना चाहते हैं ये रेंज कितनी है। लेट दिस रेंज बी x। इस डायग्राम में तो इस लाइन की लेंथ और इस x में काफी डिफरेंस दिख रहा है, बट रियलिटी में ये डिस्टेंस भी नियरली x ही होगा, क्योंकि इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली इसकी हाइट बहुत ही कम है। लेट हाइट ऑफ द एंटीना बी h। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, this is radius of the earth r, and this also is the radius of the earth r. This angle is 90 degree. Using Pythagoras theorem we find that this r plus h hypotenuse, this r plus h square is equal to base square plus perpendicular square. Solve करने पर r square plus h square plus 2rh is equal to r square plus x square. r square से r square cancel हो गया। h, the height of the antenna is very small as compared to the other variable that is r. इसलिए h का स्क्वायर इतना कम हो जाएगा कि हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। अंडर रूट करने पर हमें मिलेगा x is equal to √2 RH. It means इस केस में जिस डिस्टेंस तक हम वेव्स को भेज सकते हैं वो रेंज हाइट के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा ऐसा नहीं हम कर सकते कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक वेव्स को इस मेथड से भेजा जा सके। तो नेक्स्ट मेथड होता है स्काई वेव प्रोपेगेशन। अर्थ के अराउंड 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक के बीच के रीजन में सन की रेडिएशंस के एक्शन के कारण से आयंस प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में हम इसको यूं दिखा सकते हैं, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द रीजन अराउंड द अर्थ विच हैज वेरी हाई डेंसिटी ऑफ आयंस। दिस इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। जब अर्थ से किसी वेव को आयनोस्फीयर की तरफ भेजा जाएगा तो वेव की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस आयनोस्फीयर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। एज ए रिजल्ट ये पोर्शन, इस पोर्शन का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पोर्शन के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। अब ये वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी ये इफेक्ट बढ़ता जाएगा और इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा और ये वेव यहां से वापस इधर आ जाएगी। इस तरीके से कई हजार किलोमीटर दूर तक वेव्स को भेजा जा सकता है। बट इस मेथड में, स्काई वेव प्रोपेगेशन वाले मेथड में एक प्रॉब्लम है। जब ये वेव आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है तो इस वेव में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है और मैसेज की ओरिजिनल फॉर्म में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एक बात और, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स को अगर इस मेथड से भेजने की कोशिश की जाए तो वो वेव रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि वो वेव्स सीधी बाहर निकल जाती हैं। इसलिए एक अपर लिमिट है। स्काई वेव वाले मेथड में हम 5 to 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज नहीं कर सकते। जिस फ्रीक्वेंसी तक की वेव्स को यूज किया जा सकता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 9 into नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द पावर 1/2 इस पर डिपेंड करती है। डिपेंडिंग ऑन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रीजन ऑफ आयनोस्फीयर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 to 10 मेगाहर्ट्ज होती है। हम इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स को इस मेथड से दूर तक नहीं भेज सकते।
नेक्स्ट मेथड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस मेथड में अर्थ के अराउंड एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को यूज किया जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से देखने पर स्टेशनरी नजर आता है उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कैरेक्टर्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सैटेलाइट अर्थ का एक चक्कर 24 आवर्स में पूरा करता है और साथ ही साथ अर्थ भी इसी एंगुलर स्पीड से घूम रही होती है, इसलिए ये इसकी रिलेटिव पोजीशन अर्थ की रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होती है, जहां होता है वहीं का वहीं बना रहता है। इसकी हाइट 35,930 किलोमीटर होती है, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर होती है। ये इक्वेटर के ऊपर घूमता है और इसकी सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ की सेंस ऑफ रोटेशन वैसी ही होती है। अब ऐसे एक सैटेलाइट में अर्थ के किसी एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन से वेव्स को भेजा जाएगा। दीज वेव्स आर रिसीव्ड विद द हेल्प ऑफ अ रिसीवर बट दे बिकम वेरी वीक। इस सैटेलाइट में सोलर एनर्जी की हेल्प से एक इंस्ट्रूमेंट चलाया जाएगा विच इज कॉल्ड एम्पलीफायर। It amplifies, it increases the power of these waves and then with the help of its transmitter, it transmits these waves on a large portion of the earth. अर्थ पर कई 1000 किलोमीटर दूर एक और एंटीना इन वेव्स को रिसीव कर कर अपने आसपास के एरिया में वापस ट्रांसमिट कर देता है। इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कई हजार किलोमीटर दूर तक वेव्स को बहुत अच्छे तरीके से भेजा जा सकता है। ये 4 मेथड्स थे स्पेस कम्युनिकेशन के। अब हम पढ़ते हैं लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन में 3 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। एक होता है 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा मेथड होता है कोएक्सियल केबल और तीसरा मेथड होता है ऑप्टिकल फाइबर। 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में जैसा कि टेलीफोन लाइन होती है 2 वायर्स को यूज किया जाता है। ये पैरेलल चलती हुई 2 वायर्स, इनमें कुछ इंपीडेंस होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है और साथ ही साथ कुछ कैपेसिटेंस भी होता है। इनमें कुछ इंडक्टेंस होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है और कुछ कैपेसिटेंस भी होता है। एज ए रिजल्ट इस स्ट्रक्चर का कुछ इंपीडेंस होता है। अब अगर इन वायर्स का इंपीडेंस रिसीविंग एंड के इंपीडेंस से मैच कर जाए तब तो काफी ज्यादा पावर ट्रांसमिट की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। और साथ ही साथ इस इंपीडेंस की प्रेजेंस के कारण से धीरे धीरे सिग्नल वीक होता चला जाता है। इसलिए 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से सिग्नल्स को बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस तक नहीं भेजा जा सकता। सेकेंड मेथड है कोएक्सियल केबल। इस मेथड में एक सेंट्रल वायर होगी, इस वायर के अराउंड एक सेपरेटर होगा, एक इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ, और फिर उसके बाहर एक और कंडक्टिंग मटेरियल होगा, एक हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में या फिर एक मैश की फॉर्म में, एक जाली की फॉर्म में, और उसके बाहर एक कवरिंग होगी। इस सेंट्रल वायर और इस सराउंडिंग होलो सिलेंडर, इनकी हेल्प से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। आउटर वाले सिलेंडर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करता है और इसलिए काफी लंबे डिस्टेंस तक बिना एटीन्यूएशन के या बिना सिग्नल्स में डिटीरियोरेशन आए इस मेथड से सिग्नल्स को काफी दूर तक भेजा जा सकता है। बट अगर भेजे जाने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा हो तो ये सेंट्रल वायर और सराउंडिंग होलो सिलेंडर के बीच में जो इंसुलेटर भरा गया है, जो डाई इलेक्ट्रिक भरा गया है, उस डाई इलेक्ट्रिक में से कुछ लीकेज स्टार्ट हो जाती है और इस कारण से वेव्स को इफेक्टिवली आगे नहीं भेजा जा सकता। इसलिए इस मेथड की अपर लिमिट होती है अबाउट 20 मेगाहर्ट्ज। थर्ड मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड मेथड होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाना। ऑप्टिकल फाइबर्स को कैसे यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर में पहले अंदर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक होगा और इसके बाहर भी एक और सिमिलर मटेरियल की कवरिंग होती है। इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले मटेरियल के कंपैरेटिवली कम होता है। अगर लाइट की एक रे यहां से आगे जाकर इस मटेरियल में एंटर करती है तो ये रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, और अगर एंगल से ज्यादा हो गया तो ये रे इधर वापस चली जाएगी। फिर यहां पर अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये रे फिर वापस अंदर चली जाएगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहने पर दूसरे एंड से ये रे एज इट इज बाहर आ जाएगी।
इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, डायग्राम में आपको इसे भी दिखाना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए इस सिग्नल को, इस लाइट को एज इट इज बिना किसी बहुत बड़े लॉस के दूसरे एंड तक भेजा जा सकता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अपने आप आता है कि हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजने की बात कर रहे थे और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए तो किसे भेजा जा रहा है, लाइट सिग्नल को, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। इसके लिए पहले जिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने भेजना है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। डिजिटल सिग्नल का मतलब है वो सिग्नल या तो करंट की प्रेजेंस होगी उसमें या करंट की एब्सेंस होगी, इस तरह से डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में अपने सिग्नल को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस डिजिटल सिग्नल को एक एलईडी में फीड कर दिया जाता है। जब जब इसमें करंट होता है तब तब एलईडी में से लाइट निकलती है और जब करंट नहीं होता तब लाइट उसमें से नहीं निकलती। इट मींस अगर यहां पर इस डिजिटल सिग्नल को एक एलईडी में फीड कर दिया जाए तो इस एलईडी से बहुत तेजी से बदलने वाली लाइट की फ्लैशेस निकलेंगी। इसका मतलब है अगर यहां पर इस डिजिटल सिग्नल को इस एलईडी में फीड कर दिया जाए तो इस एलईडी में से बड़ी तेजी से बदलने वाली लाइट की फ्लैशेस निकलेंगी और ये लाइट की फ्लैशेस दूसरे एंड पर एज इट इज रिसीव हो जाएंगी। अगर यहां पर एक फोटो डायोड रख दिया जाए तो ये फोटो डायोड जब इन लाइट की फ्लैशेस को रिसीव करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट के ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। एक सेकंड में मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन टाइम्स करंट स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। हमें एक ऐसी डिवाइस यहां पर यूज करनी है जिस डिवाइस में इसको फॉलो करने की पावर हो, उतनी ही तेजी से लाइट प्रोड्यूस हो और उतनी ही तेजी से लाइट बंद हो। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस डिवाइस की और फिर दूसरे एंड पर भी जो डिवाइस हम रिसीव करने के लिए यूज कर रहे हैं उन दोनों की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और उनकी स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए उनके अंदर, इमीडिएटली वो सिग्नल को कन्वर्ट कर दें दूसरे फॉर्म में। लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर और लेजर में बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है और सिमिलरली फोटो डायोड में भी ये प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ट्रांसमिटिंग एंड पर या तो एलईडी को या लेजर बीम को यूज किया जाता है और रिसीविंग एंड पर फोटो डायोड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है रिमोट सेंसिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, रिमोट सेंसिंग का मतलब है दूर से सेंस कर लेना, दूर से अंदाजा लगा लेना। रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में एक पोलर सैटेलाइट को यूज किया जाता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को नहीं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ही स्टेशनरी रहता है, अपनी तरफ से वो अर्थ के आसपास रोटेट कर रहा होता है, बट अर्थ की रोटेशन भी सेम होने के कारण से रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती। पोलर सैटेलाइट पोल्स के ऊपर से अर्थ को क्रॉस करता है। अब पहली बार जब ये सैटेलाइट पास होगा तो ये इस रीजन के ऊपर से पास होगा। जब ये अगली बार वापस अर्थ के पीछे से घूमकर दोबारा यहां पर आएगा तो अर्थ थोड़ा सा रोटेट कर चुकी होगी, इसलिए अब ये अर्थ के उसी पोर्शन के ऊपर से पास नहीं होगा जिसके ऊपर से पहले हुआ था, बल्कि किसी दूसरे पार्ट के ऊपर से होगा। अब इस सैटेलाइट से कुछ वेव्स को अर्थ के ऊपर थ्रो किया जाता है, कुछ वेव्स को अर्थ के ऊपर फेंका जाता है। ये वेव्स सैटेलाइट से निकलकर अर्थ के एक कुछ पर्टिकुलर वाइड पोर्शन के ऊपर गिरती हैं और जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ के ऊपर से पास होता जाता है एक स्ट्रिप वाला फॉर्म वाला पोर्शन, एक स्ट्रिप की फॉर्म वाला पोर्शन इससे कवर होता जाता है। अब ये वेव्स अर्थ को स्ट्राइक करती हैं, कुछ वेव तो अर्थ के सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ वेव्स अर्थ में नीचे गहराई तक पेनिट्रेट कर जाती हैं और गहराई में जो मटेरियल्स छुपे हुए हैं उनसे कुछ वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। When waves are showered on earth from the satellite, they make a strip on the earth. Now in this region, in the region of this strip, waves get reflected from the upper surface as well as from the materials hidden inside the earth. जो वेव्स यहां से वापस जाएंगी उन वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस आ चुके होंगे। मान लीजिए अर्थ के अंदर 0.5 किलोमीटर की डेप्थ पर कोल का एक रिसोर्स है बहुत बड़ा, तो जो वेव वहां से स्ट्राइक कर कर वापिस आएगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एक वेव जो अर्थ के नीचे पानी से स्ट्राइक कर कर वापिस आएगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ फर्क होगा। लैब के अंदर साइंटिस्ट उन्हीं वेव्स को, जिन वेव्स को सैटेलाइट से छोड़ा गया था, उन्हीं वेव्स को डिफरेंट मटेरियल्स पर गिराकर रिफ्लेक्ट हुई वेव्स के कैरेक्टर्स को स्टडी कर कर एक डेटाबेस में रख लेते हैं। अब जो वेव्स सैटेलाइट से यहां फेंकी गई हैं वो वेव्स जब वापिस जाती हैं वही सैटेलाइट उनको रिसीव करता है और इकट्ठा कर अर्थ पर किसी बेस स्टेशन तक भेज देता है।
इन वेव्स के कैरेक्टर्स में आए हुए चेंजेस को पहले से प्रेजेंट डेटा के साथ कंपेयर कर कर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि अर्थ के अंदर कौन सा मटेरियल छुपा हुआ है। इनका रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे यूजेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पोलर सैटेलाइट की हेल्प से अर्थ के एक पर्टिकुलर पोर्शन का फोटोग्राफ लिया जाए और फिर कुछ दिन के बाद और या कुछ महीने के बाद बार बार ये फोटोग्राफ लिया जाए, तो कई फोटोग्राफ्स को कंपेयर कर हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में ट्रीज का नंबर उतना ही है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। इसका एक रीसेंट यूज ये है कि रिमोट सेंसिंग की हेल्प से ओशन के अंदर छुपी हुई द्वारका सिटी को अभी कुछ महीने पहले ही फाइंड किया गया है, और राजस्थान के डेजर्ट में से नीचे सरस्वती रिवर जो है वो अभी भी बह रही है रिमोट सेंसिंग की हेल्प से ही। ये भी हमारे साइंटिस्ट ने कुछ टाइम पहले ही पता लगाया है। तो रिमोट सेंसिंग एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसका अलग अलग फील्ड्स के अंदर अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम करती है। अब हमारे पास यहां एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें मॉड्यूलेशन की भी जरूरत पड़ती है और डीमॉड्यूलेशन की भी जरूरत पड़ती है। हम सब ये जानते होंगे कि इंटरनेट में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और ये दोनों कंप्यूटर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स भी दूर हो सकते हैं, और इनके बीच में सिग्नल्स को या मैसेजेस को भेजने के लिए जो मेथड्स हमने आज पढ़े थे उनमें से किसी भी मेथड को यूज किया जा सकता है। मान लीजिए हम सिंपल 2 लाइन वायर को यूज करते हैं। इन वायर्स में हम एनालॉग सिग्नल को भेजना चाहते हैं। अब कंप्यूटर जो सिग्नल जनरेट करेगा वो सिग्नल तो डिजिटल सिग्नल होंगे। इन सिग्नल्स को अगर हमने दूसरे एंड तक भेजना है तो हमें पहले उनकी एनालॉग में कन्वर्जन करनी है। फिर दूसरे एंड पर एनालॉग सिग्नल जाएंगे और इन एनालॉग सिग्नल को अगर कंप्यूटर ने समझना है तो उन सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो फिर वापस जब इस कंप्यूटर से सिग्नल आएंगे तो उनको डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना है, और ये कंप्यूटर जो पहले सिग्नल्स को भेज रहा था जब ये सिग्नल्स को रिसीव करेगा तो ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करवाना चाहेगा। इट मींस हर एक कंप्यूटर जब सिग्नल्स को आगे भेजता है तो उनकी डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्जन होती है, और वही कंप्यूटर जब एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करता है तो उनकी एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्जन जरूरी होती है। इसलिए इस एंट्री पॉइंट पर एक डिवाइस लगाई जाती है जो दोनों काम करती है। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, दैट इज मॉड्यूलेशन का काम करती है, और फिर वापस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है, डीमॉड्यूलेशन का काम करती है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड मॉडेम विच डज द वर्क ऑफ बोथ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और लास्ट में हमें यह पढ़ना है कि फैक्स क्या होता है, फैक्स मशीन कैसे काम करती है। फैक्स की फुल फॉर्म है फैक्सिमिली। कुछ फैक्ट्स को बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में एक पेपर के ऊपर लिखे हुए फैक्ट्स को एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में दूर भेज देना फैक्स कहलाता है। फैक्स के अंदर एक स्कैनर और एक मॉडेम, इन दोनों का कंबाइंड यूज किया जाता है। मॉडेम की वर्किंग को तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें देखना है स्कैनर की वर्किंग कैसे होती है। स्कैनर में एक डॉक्यूमेंट के ऊपर से एक लाइट सोर्स की हेल्प से लाइट थ्रो की जाती है। डॉक्यूमेंट के ऊपर अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग अल्फाबेट्स, अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर्स में बनी हुई हैं। जब लाइट सोर्स की लाइट इसके ऊपर गिरेगी उसके बाद कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। मान लीजिए लाइट का एक पार्ट रेड कलर के ऊपर से रिफ्लेक्ट होता है और लाइट का दूसरा पार्ट ब्लैक कलर के ऊपर से रिफ्लेक्ट होता है, तो इन दोनों पार्ट्स की फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस होगा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिसे हम डिटेक्टर कहेंगे, उसके द्वारा रिसीव कर ली जाएगी। डिटेक्टर इस रिसीव्ड लाइट को कॉरस्पॉन्डिंग करंट में कन्वर्ट कर देगा। अब डिफरेंट पार्ट्स से रिसीव हुई लाइट में उन जगहों के कैरेक्टरिस्टिक्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, और जब ये लाइट करंट में कन्वर्ट होती है तो उस करंट में भी उन पॉइंट्स के या उन कलर्स के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। करंट का एम्पलीट्यूड या करंट की फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। जब ये करंट आगे जाएगा तो इसको एक इसके अपोजिट वर्क करने वाली डिवाइस में डाल दिया जाता है। इस डिवाइस में ये करंट जाकर एक रोलर पर कुछ चार्जेस प्रोड्यूस करता है, और ये बात अपने आप ही क्लियर है कि ये चार्जेस भी इन करंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ये करंट्स यहां तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग थे, लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग थे, और ये लाइट इन पॉइंट्स के कलर, इनकी पोजीशन और इनके शेप के कॉरस्पॉन्डिंग थी। अब ये चार्ज्ड रोलर जब एक
सॉलिड इंक में से पास होगा, इंक ब्लैक कलर के या डिफरेंट कलर के पाउडर में से पास होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द चार्ज अलग अलग टाइप के कलर्स या अलग अलग इंटेंसिटी के कलर्स इसके साथ स्टिक कर जाएंगे। और जब इस रोलर को एक पेपर के ऊपर से पास किया जाएगा तो वो कलर्स उस पेपर पर चिपक जाएंगे। इस तरीके से ये जो शेप यहां बनी हुई थी दूसरी जगह पर रिप्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये जो डिवाइस थी ये स्कैनर थी। स्कैनर ने जो सिग्नल प्रोड्यूस किए थे वो एनालॉग सिग्नल थे, हम उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जा सके। सिमिलरली यहां पर अगर हमारे पास कोई डिजिटल सिग्नल किसी कंप्यूटर से आ रहे हैं तो हम उनको चाहते हैं, ये एक तरह से प्रिंटर है, हम चाहते हैं उनको एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसमें भी, इस पूरी डिवाइस में भी एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग की कन्वर्जन की बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके साथ में एक मॉडेम लगाया जाता है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हम एक पेपर पर लिखे हुए किसी पिक्चर को पहले तो स्कैन करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनको मॉड्यूलेट कर दूसरी जगह पर भेजते हैं जहां उनकी डीमॉड्यूलेशन होती है, और डीमॉड्यूलेशन करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम दोबारा से प्रोड्यूस किया जाता है। दिस कंबाइंड डिवाइस इज कॉल्ड फैक्स। आज की क्लास में हमने कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर को पढ़ा। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका और इस चैप्टर में जो बातें हमने समझी वो पहले जो हमने फिजिक्स पढ़ी है उस सब से बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की थी। इस लेसन में मेनली थ्योरी ज्यादा थी और डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स तो शायद बिल्कुल ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर को आपने केवल जो मैंने बोला है उतना ही नहीं करना, आपने इसको एनसीईआरटी की बुक से और डिफरेंट बुक से एक या दो बार और स्टडी करना है। कुछ फैक्ट्स हैं कि कोएक्सियल केबल से कितनी फ्रीक्वेंसी तक की वेव्स को भेजा जा सकता है, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किन फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाता है, ये सारे के सारे फैक्ट्स मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूं, समझने के बिल्कुल नहीं है, ये सारे के सारे फैक्ट्स रटा लगाने के हैं। तो आपको जितने फैक्ट्स ज्यादा हो सके उनकी एक कॉपी पर लिस्ट बनानी चाहिए ताकि आप उनको बार बार देखकर दिमाग में रख सकें और एग्जाम में जो भी पूछा रहा है उसको लिख सकें। इसके अलावा कभी भी कोई टीचर बोर्ड पर जो डायग्राम बनाता है वो डायग्राम वैसा नहीं होता जैसा कि बुक में बना हुआ होता है, उतनी एक्यूरेसी तो कभी भी नहीं आती। तो आपको बुक से देखकर जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने स्कैनर और मॉडेम का मिक्स कर फैक्स का डायग्राम बनाया, और अगर आप ऐसे देखें तो आपको पता ही नहीं लगेगा इस डायग्राम में क्या हो रहा है। आपको इस डायग्राम को प्रॉपर बुक से बनाना है और उसकी छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको भी कॉपी करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ ब्लॉक डायग्राम्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमने एक माइक के जरिए पहले वेव्स को प्रोड्यूस किया, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद हमने उनको एम्पलीफाई किया, उसके बाद हमने उनको मॉड्यूलेटर में डाला और हमने ट्रांसमिट कर दिया। इन सभी चीजों को हम 3 या 4 बॉक्सेस बनाकर उन बॉक्सेस को एरो से मिलाकर भी दिखा सकते हैं। ऐसे डायग्राम्स आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर बने हुए मिलेंगे। जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया बिल्कुल वही की वही चीज उन बॉक्सेस के अंदर लिखनी है, कुछ नया ही करना है आपको। तो ये ब्लॉक डायग्राम्स भी आप जहां तक हो सके जरूर बनाइए। तो मुझे उम्मीद है आप ब्लॉक डायग्राम्स बनाएंगे, इसके अलावा आप बाकी सारे फैक्ट्स को भी याद करेंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह से ग्रैस्प करेंगे ताकि इसमें भी आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। आज हमारी फिजिक्स की इस पूरी जर्नी की लास्ट क्लास थी। आज के बाद शायद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। सो गुड बाय फॉर एवर एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।